इस मीटिंग की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए काफी सारे पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, समथिंग 450 जा चुका है आंकड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई आपके साथ टीम मेंबर्स है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं इस ग्रुप में, तो हमने यूट्यूब की लिंक शेयर की हुई है ग्रुप्स में, ठीक है। आप अपने सीनियर्स के थ्रू वो टीम लिंक्स भी जो है पिकअप कर सकते हैं और उसके थ्रू आप यूट्यूब में जा सकते हो। अगर आपको नहीं मिलती है लिंक तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हुए होंगे या फिर मेरा चैनल आपके पास होगा, आप मेरा नाम डाल दीजिए यूट्यूब के ऊपर और वहां से आप उस चैनल के ऊपर जाकर भी ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है, या शेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सफलता की ओर पहला कदम। कामयाबी क्या चीज है दोस्त? कामयाबी एक ऐसी चीज है जो उसी को मिलती है जो अपना कदम पहली बार सफलता की तरफ बढ़ाता है। मतलब कामयाबी आप तक तभी पहुंचेगी जब आप उसकी तरफ चलना शुरू करोगे। सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम ये है कि कामयाब तो हर कोई होना चाहता है, पर कामयाबी के लिए पहला कदम उठाना नहीं चाहता, और बिना पहला कदम उठाए आप कामयाब हो नहीं सकते। तो सफलता की ओर पहला कदम क्या बोलता है कि जब आप मार्केट में बिजनेस करने जाओगे तो एक लॉ ऑफ एवरेज आपकी जानकारी में होना चाहिए, मार्केट मेंटेलिटी आपको पता होना चाहिए, मार्केट बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको पता है तो बिजनेस होगा। जैसे कि मेरे साथ था कि भाई मुझे ये चीजें नहीं पता थी जिसकी वजह से मेरा मार्केट में बिजनेस नहीं चलता था। तो जब भी आपके साथ कोई भी बंदा एडमिशन ले रहा है या आप नया नया एडमिशन ले रहा है, तो सबसे पहले ना आपको अपना एक प्रॉपर माइंड सेट करना होगा और अपने एक सीनियर के साथ बैठकर एक प्रॉपर काउंसलिंग करनी होगी कि सर मुझे पहले तो ये बताइए कि बिजनेस है क्या, करना क्यों है इस बिजनेस को, और अगर मैं करता हूँ तो क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है। अच्छा सर, लोग तो इसको लेकर इस तरह की बात करते हैं तो किस हद तक सही है गलत है, तो ये चीजें आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इन्हीं चीजों के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ एवरेज की। तो लॉ ऑफ एवरेज की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि आज दुनिया में हर जगह एवरीवेयर एक लॉ ऑफ एवरेज, एक औसत का नियम चलता है, जिसके अंदर आपको आता है, आप किसी भी मतलब आप कहीं का भी एग्जांपल उठा लीजिए कि स्कूल है या कॉलेज है, कोई शोरूम है, कोई मोबाइल शॉप है, तो स्कूल कॉलेज के अंदर आप उठाकर देखो, कुछ बच्चे हैं पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ टॉप कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एवरेज मार्किंग लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे लोग पास हो गए या सारे के सारे लोग फेल हो गए या सारे लोगों ने टॉप कर लिया, ठीक है। एक भाई एक कैटेगरी होती है, एक एवरेज हम बोल सकते हैं कि 20-30% लोग होते हैं जो पास होते हैं, 20-30% लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं, 20-30% लोग होते हैं जो भाई एक एवरेज मार्किंग लेके आते हैं, लेकिन एवरेज चलता है, ठीक है। बड़े से बड़ा स्कूल हो, छोटे छोटे स्कूल हो, नहीं ना ही वो सारे के सारे लोगों को टॉप करवा सकते हैं, ना ही सारे लोग वहां फेल होने वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्शन की हम बात नहीं करेंगे, अपवादों की दुनिया तो बहुत है, लेकिन अपवादों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आज लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है। ऐसे ही कोई शोरूम के अंदर आप उठाकर देखिए, आप अपने आसपास, तो किसी भी शोरूम के अंदर जो वॉक इन कस्टमर होते हैं, मतलब डेली आने जाने वाले कस्टमर बहुत सारे होते हैं, पर कितने लोग होते हैं जो वहां खरीदी करते हैं? आज आपकी और हमारी चॉइसेस अलग अलग हैं। मान लीजिए कि आपकी चॉइस के हिसाब से भी आप मार्केट में जाते हो और आप बोलते हो कि यार फलाने कलर की शर्ट निकाल दीजिए या फलाने कलर का पैंट निकाल दीजिए या जो चीज आपको पसंद है आप वो निकाल दीजिए, और आप उसके साथ खड़े होते हो, वो सारा शोरूम निकाल कर आपके सामने रख देता है, रेट आपको पसंद नहीं आ पाता, क्वालिटी आपको पसंद नहीं आ पाती, तो क्या परचेस करोगे? बिल्कुल भी परचेस नहीं करोगे, ठीक है। किसी भी शोरूम के अंदर आप उठाकर देख लीजिए, ये चीजें होती है। तो वहां पर भी क्या होता है कि अब भाई दो चार कस्टमर ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे, सारी चीजें निकलवाने के बावजूद, बार्गेनिंग करने के बावजूद, क्या शोरूम वाला अपना शॉप बंद कर देता है, बिजनेस बंद कर देता है? नो। उसको ये बात अच्छे से पता है कि भाई दिन में ढेरों कस्टमर आते हैं और सारे खरीदी नहीं करते, और वो कस्टमर मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा इसका फैसला नहीं करेंगे, और वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस आगे बढ़ाता रहता है। सेम एज इट इज मोबाइल शॉप के अंदर आप उठाकर देखो कि आज की डेट में जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी में जितनी नई नई चीजें आ रही है, नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं, गैजेट्स आ रहे हैं, तो आपको भी पता है कि हम कितना अट्रैक्ट होते हैं, जाते भी हैं। कई बार हमारे बजट में नहीं आ पाता है, कई बार हमारे पास पहले से जो पुरानी चीज है हम उस पर खुश हो जाते हैं और हम वहां पे परचेसिंग नहीं करते, लेकिन मोबाइल शॉप वाला बुरा नहीं मानता है, ठीक है। उसमें भी ढेर सारी वैरायटी है, कोई 2000 का भी लेता है, कोई 5000 का भी, 10,000 का भी। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी सारे लोग नहीं जाते। और मार्केट एवरेज क्या बोलता है? मार्केट एवरेज कुछ ये बोलता है कि जब आप मार्केट में जाते हो तो अगर 100 लोग हैं तो 30-30-30-30+10 ये एवरेज चलता है। यानी कि 10% लोग होते हैं जो किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, 10% लोग होते हैं जो किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, 10% लोग होते हैं जो किसी भी चीज को लेकर एक न्यूट्रल यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह की थिंकिंग रख सकते हैं, और सही 30%, और इसके अलावा 10% लोग ऐसे होते हैं जो सैंपल पीस होते हैं, लेकिन 30% पॉजिटिव, 30% नेगेटिव, 30% पॉजिटिव या नेगेटिव और 10% सैंपल पीस होते हैं। तो ड्यूस ऑफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार फलाना व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या वो मेरे रिलेटिव है तो वो मेरे साथ ज्वाइन कर ही ले, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, एक ही परिवार में सगे भाई बहन की सोच एक सी नहीं होती कई बार, तो वैसे ही भाई मार्केट में हर किसी की सोच एक सी नहीं होगी। 30% लोग होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, जो आपके साथ स्टार्ट करेंगे, 30% लोग होते हैं नेगेटिव थिंकिंग वाले, वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, 30% लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वो आपसे मिलेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, घर जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, 10% सैंपल पीस होते हैं जो बातें दुनिया की करेंगे, लेकिन जब स्टार्ट करने की बारी आएगी तो डिसीजन नहीं ले पाते।
तो ये मार्केट का एक लॉ ऑफ एवरेज, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है और ये हर जगह चलता है। ये स्टैंडर्ड है, जिस तरह से 1 मीटर की डिस्टेंस स्टैंडर्ड होती है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये एवरेज स्टैंडर्ड है। आप ये बोले कि बिजनेस सर हर बंदे पे चलेगा तो पॉसिबल नहीं, आप बोलेंगे सर बिजनेस चलेगा ही नहीं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आज कहीं ना कहीं बिजनेस चलता है, 100% चलता है। जब से मुझे लॉ ऑफ एवरेज बताया गया तब से मैं बिजनेस कर रहा हूँ और आज मैं हर 10 प्लान के अंदर मुझे आराम से 3 से 4 एडमिशन मिल जाते हैं और आज मैं कंफ्यूज नहीं होता हूँ, क्योंकि इस लॉ ऑफ एवरेज को मैं अपने माइंड में बिठा चुका हूँ। कई बार लोग इस लॉ ऑफ एवरेज को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में रफ्तार नहीं मिल पाती। तो ये लॉ ऑफ एवरेज अपने आप को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के साथ चैलेंज आता है, सर हमने तो बहुत ज्यादा बिजनेस किया लेकिन हमारे को फिर भी लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिले। तो उसका मतलब ये नहीं है सर कि ड्यूस ऑफ नहीं चलती, उसका सीधा सा मतलब है यू हैव टू लर्न मोर। अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेसिक्स है जो आपको नहीं आते, अगर आप उन बेसिक चीजों को और सीख लेते हैं तो आपका ड्यूस ऑफ बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लग जाएगा। ये बात आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि ड्यूस ऑफ नहीं चलती। भाई ड्यूस ऑफ तो 20 साल से चली रही है, आज हम 10 साल से कर रहे हैं, आपके सारे सीनियर्स हैं, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से कर रहा है। तो यू हैव टू लर्न मोर, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर, हर बिजनेस के अंदर जब आप नए होते हो तो आपको सीखना पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें शायद पहले से आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, लॉ ऑफ एवरेज। दूसरी चीज की मार्केट की मेंटेलिटी क्या है। जब आप मार्केट में जाते हो तो ज्यादातर लोगों का हाल ये कि उन्हें एमएलएम बिजनेस के बारे में पता नहीं है, उन्हें डुप्लीकेशन की पावर पता नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। वो हार्ड वर्क के बारे में ज्यादा सोचते हैं। 99% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता वो स्टडी क्यों कर रहा है। जब भी उनसे स्टडी को लेकर सवाल किया तो सर सरकारी नौकरी करनी है, सर इंजीनियर बनना है, सर डॉक्टर बनना है, वो इस तरह के जवाब देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पास तो ये जवाब भी नहीं होता कि वो पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, बस नौकरी करने के लिए इतना बोल देते हैं। वो जानते नहीं है कि आज वर्ल्ड में जो सबसे पहले करोड़पति थे, मिलेनियर थे, मल्टी मिलेनियर थे, जे पॉल गेटी साहब, उनके सिद्धांत क्या है, वो क्या प्रिंसिपल्स देते हैं अगर आपको लाइफ में अमीर होना है। जो बॉटम से टॉप तक गए थे, जो पूरे वर्ल्ड के पहले मिलेनियर थे, पहले करोड़पति थे। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो ये सारी चीजें, आज की डेट में तो गूगल में ये सारी चीजें दी हुई है कि जे पॉल गेटी कौन थे, ऑयल किंग के नाम से जाने जाते थे। तो आज कहीं ना कहीं भाई लोगों को ये पता नहीं होता मार्केट मेंटेलिटी क्या है, उनको पता ही नहीं होता है कि आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो कैसा है, आज की जो एजुकेशन लेने की टेक्निक है वो किस तरह से चेंज हो चुकी है। लोग मतलब दे डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल, दे थिंक अबाउट देयर सेल्फ। एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो वो ये नहीं समझ पाते कि लोगों को लेकर आगे चलने वाला बंदा ही बहुत ऊपर तक जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन होती है। जस्ट ए मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक कॉल आ गया था। ठीक है, डिस्कनेक्ट किया जस्ट। तो कहीं ना कहीं मार्केट की प्रॉब्लम क्या है कि वो लेटेस्ट ट्रेंड और स्टाइल ऑफ एजुकेशन को नहीं समझ पाते। वो इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि दूसरे के बारे में सोचते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ पाता कि लोगों को लेकर आगे बढ़ने वाला ही ऊपर तक जाता है। लोगों की ज्यादातर मेंटेलिटी ब्रूनो और पैब्लो वाली है। इसके ऊपर मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये जो एक स्टोरी है, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हो, इसे सर्च कर सकते हो और आप देखिएगा जरूर। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे उन्होंने पहले देखा हुआ है, चाहे उन्होंने पहले नहीं देखा हुआ है, वो एक बार पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, पाइपलाइन की स्टोरी सर्च कर लीजिए आप यूट्यूब के ऊपर, आपको मिल जाएगी, वो जरूर देखिए आप। वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई आज मार्केट पैब्लो मेंटेलिटी के साथ नहीं चल रहा है, ब्रूनो मेंटेलिटी के साथ चल रहा है। ब्रूनो मेंटेलिटी यानी कि सुबह उठो, दिन भर काम पे जाओ, दिहाड़ी लगाओ, शाम को आओ और उसके महीने भर की अपना जो है पैसा ले लो। और कहीं ना कहीं इस मेंटेलिटी मतलब वो एक्टिव इनकम की तरफ बढ़ रहा है, पैसिव इनकम की तरफ, इसलिए वो कभी सिक्योर नहीं हो पाता, इसलिए हमेशा इनसिक्योर फील करता है। ठीक है, जब भी उसको पैसिव इनकम की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यार रिस्क लूंगा तो शायद मैं कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसिव इनकम सही मायने बंदे को सिक्योर करती है और ये बात कहीं ना कहीं पैब्लो मेंटेलिटी के अंदर आती है। जब आप वो स्टोरी देखेंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आ पाएगा। लगभग लोगों ने बचपन के अंदर एक प्यासे कौवे वाली कहानी सुनी हुई है, लेकिन वो प्यासे कौवे की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो क्या सिखाना चाह रही है, ये बात लोग नहीं समझ पाते। हमने कई सारी चीजें सुनी हुई है, हम जब ये सेशन में बात करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पीपल डोंट हैव बिजनेस मेंटेलिटी, दैट्स व्हाई दे डोंट, मतलब आज मार्केट के अंदर ये देखा जाए तो बिजनेस मेंटेलिटी के लोग बहुत ही कम, मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं।
भाई गवर्नमेंट का एक आंकड़ा है कि 6% लोग ही हैं जो बिजनेस मेंटेलिटी रखते हैं, जो बदलते वक्त के साथ बदलना चाह रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, 90% या 94% लोगों का आंकड़ा ये है जो बिजनेस मेंटेलिटी नहीं रखते, जॉब मेंटेलिटी रखते हैं। फिर मोदी साहब चाहे कुछ भी बोलते रहे, विंद्रा साहब कुछ भी बोलते रहे, या जितने भी इंडिया के जो टॉप टेनर्स है जो आप लोगों को गाइड करते हैं बड़े लेवल पे, वो आपको कुछ भी बोलते रहे कि मेंटेलिटी एक अलग है, मेंटेलिटी जॉब मेंटेलिटी है, ये जानते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, बीटीएसटी वाली मेंटेलिटी होती है। अब आप बोलोगे सर वो मतलब हमने सर बेस्टी की बस तो सुनी है सर, बीटीएसटी क्या है? बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब तुरंत चाह रहे हैं, तुरंत 4G टेक्नोलॉजी का जमाना है, एप्लीकेशन पे ऊपर क्लिक किया तुरंत डाउनलोड हो गई। ठीक है, किसी चीज पे क्लिक किया 5 मिनट ट्रांसफर हो गया। तो उनको आदत ये हो चुकी है कि इतना फास्ट की आदत हो गई है, पेशेंस नाम की चीज नहीं, सोचते हैं कि आज हमने शुरू किया कल पैसा आ जाए। सर आज ड्यूसॉफ्ट में 10,000 लगा रहे हैं सर, कल ही निकल जाना चाहिए। सर वो मेरा काम नहीं चला तो सर वो बातें लाखों की होती है सर, तो मैंने आज ज्वाइन किया, मुझे 6 महीने हो गए सर, तो मुझे तो फिर 1 लाख रुपए आना चाहिए था। भाई आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, 6 लाख भी आएगा, लोग कमा रहे हैं, बट इट टेक्स टाइम। भाई दुनिया में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, आज टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए उसका मतलब ये नहीं है कि सर भाई बच्चा जो 9 महीने में पैदा होता था वो 1 महीने में पैदा हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं सर नहीं सर, इतने सारे लोगों का सपोर्ट है, सीनियर्स भी तो है, एक्सपीरियंस भी तो, बिल्कुल एक्सपीरियंस। तो ये तो आप कोई बोल रहे हो कि जो आज बच्चा भाई 9 महीने में पैदा हो रहा है, अगर 9 औरतें मिलकर पैदा करेगी तो 1 महीने में पैदा हो जाना चाहिए, ये कोई बात थोड़ी होती है। भाई कुछ चीजें ऐसी है जो साइंस के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वैसी चलने वाली है जैसी चलती है। तो वैसे ही हमारा करियर होता है, इट टेक्स टाइम। आज दुनिया भर में लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अपना करियर बनाने जाते हैं और 12-12, 15-15 साल, 20-20 साल लगाते हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि भाई यहाँ एंट्रेंस की तैयारी, फिर 4 साल की इंजीनियरिंग, फिर 2 साल का एमटेक, गेट की प्रिपरेशन, फिर उसके बाद यहाँ वहाँ स्ट्रगल, 8 से 10 साल लग जाता है 12th के बाद ढंग से एक इंजीनियर को अपना करियर बनाने में। एक डॉक्टर की बात करें तो वो 12-12, 15-15 साल, 20-20 साल लगा देता है। एक बीएससी ग्रेजुएट बंदा, एक एमए किया हुआ बंदा, बीएड किया हुआ बंदा, ना जाने कितने सालों से संविदा की तैयारी कर रहा है और इंतजार कर रहा है। उसे पता है यार टाइम लगता है, तो नहीं पता है तो उसे ये चीज समझनी पड़ेगी, टाइम तो लगेगा ना। तो वैसे ही ड्यूसॉफ्ट एकेडमी है, इट टेक्स टाइम, लेकिन ये इन इंडस्ट्रीज की तरह समय नहीं लेती है जो बाकी सेक्टर्स है, ये बाकी एजुकेशन सेक्टर्स की तरह समय नहीं लगती है। 5 ईयर्स के अंदर हमने देखा है ड्यूसॉफ्ट के अंदर लोगों को 1 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं। तो आज ये चीजें हैं, 5 साल के अंदर आप आगे बढ़ जाते हो, लेकिन उतना तो लगेगा। अब आप बोलो कि सर तुरंत हो जाए तो नहीं है। जब भी इस इंडस्ट्री के अंदर आप किसी सुपर सीनियर के साथ बैठेंगे, वो हमेशा आपसे बोलेगा कि इस बिजनेस को 2 से 5 साल कीजिए, 2 से 5 साल जम के कीजिए, आपका करियर एकदम सिक्योर हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं 1 दिन में हो जाएगा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ठीक है, दुनिया में देखो 3 तरीके से एक बीज के पास मौके होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल लाइक द सीड्स ऑफ ग्रेन। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल उस बीज की तरह, जिसके सामने 3 सिचुएशन होती है। एक तो गोदाम में पड़े पड़े सड़ जाना, एक होता है कि भाई जमीन पे वो बोया जाए और उसके बाद वो लाखों हजारों बीज पैदा करे। ठीक है, और एक तीसरा टेक्निक होता है कि वो चक्की में पिसने के बाद लोगों के पास एक वक्त का खाना बन जाता है। तीनों चीजें होती है। ऐसे ही पूरी दुनिया में व्यक्ति के पास 3 चीजें होती है, या तो वो टाइम को वेस्ट कर दे, या इन्वेस्ट कर दे, या फिर ट्रेड कर दे। वेस्ट करना मतलब अभी की डेट में वीडियोस बनाना, यूट्यूबर बनने की कोशिश करना बिना कोई स्किल के, ठीक है, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने, बस ये सोचना कि मैं वीडियो चैनल बना दूंगा और मैं सब्सक्राइब करवा दूंगा तो मेरा यूट्यूब बन जाएगा, चैनल चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर भी अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोगों को टिकटॉक के वीडियोस का बड़ा शौक था, अभी नई कुछ एप्स आ गई है टिकटॉक के सब्सटीट्यूशन में, तो अभी इसमें लगा रहता है व्यक्ति। मतलब एक चीज है, मैंने देखा है लोगों को जब ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताओ तो सर वो टाइम नहीं मिल पाया सर, हम प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाया सर, बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं लोगों को, तो लोगों का आलम ये रहता है कि उनको ये सारी चीजें, मतलब अपनी पढ़ाई, अपना कॉलेज, अपना स्कूल, अपना घर, अपना परिवार, ये सब कुछ करने के बाद उनको फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, उनको व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, उनको वीडियोस बनाने के लिए टाइम है। ठीक है, और इसमें वो कई घंटे निकाल देते हैं। तो ये वेस्ट करने वाला काम होता है। नो डाउट आप और हम में से भी ढेर सारे लोग हैं जो इन चीजों में लगे हैं। ठीक है, जब से लॉकडाउन हुआ है तो वेब सीरीज का एक बहुत बड़ा चस्का लगा है लोगों को। ठीक है, लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी ले रखे हैं और दिन रात बैठ के वो वेब सीरीज निपटाते हैं, रात के 4 या 5 बजे तक। ठीक है, कोई हम में से ऐसा हो और उसके बावजूद मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई आपने 4 बजे तक वेब सीरीज देखने के बावजूद भी मेरे सेशन को ज्वाइन करना पसंद किया। दूसरा एक होता है कैटेगरी जो ट्रेड करने की सोचता है, बस दिन भर जाऊं, काम करूं, मेहनत करूं और बस दिहाड़ी मुझे मिल जाए। ये ट्रेडिंग वाली काम होता है कि बस काम किया तो पैसा आना चाहिए तुरंत। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी होती है जो इन्वेस्टर है, जो आज पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं। सिर्फ गिनती के 2-4% लोग ही हैं, लेकिन उनके पास वर्ल्ड का 90% से लेकर 95% तक पैसा, और 99% बोलोगे तो चल जाएगा। तो ये आलम है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी भी होती है, तो हम इस पे भी जा सकते हैं। हम अभी तीसरी कैटेगरी में कैसे जाना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ड्यूसॉफ्ट में दोनों चीजें होती है, पहले ट्रेड भी होता है, फिर इन्वेस्ट भी होता है। स्टार्टिंग तो ट्रेड के साथ होती है। कई सारे लोग, कल परसों मेरे सामने एक सवाल आया, सर सारे लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, जितनी हमारी लोगों को ज्वाइन कराने की या फिर स्टार्ट कराने की स्पीड है, उससे ज्यादा लोग ही पैदा करने की है। भाई जैसे ऑक्सीजन की इन्वेंशन की बात करें तो 18th सेंचुरी में हुई थी।
कोई बोलता है सर अच्छा हुआ हम उसके पहले पैदा नहीं हुए, नहीं तो हम मर जाते, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं था उसके पहले। तो ऐसा नहीं है दोस्त, ऑक्सीजन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑक्सीजन पहले भी था, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था, ठीक है। तो खोज की गई, बताया गया कि ऐसी एक गैस है जो आप लेते हो, बाकी उसके पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहने वाली है, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही है कि पीपल्स आर नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि भाई लोग लगातार पैदा होते रहेंगे, आबादी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। देश के आजाद होते टाइम इंडिया की आबादी लगभग मेरे ख्याल से 22-25 करोड़ थी, या शायद 18 करोड़ थी, और आज की डेट में आप देख रहे हो 135 करोड़ है, और लगातार बढ़ती जानी है। दिस इज मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ये लोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और इंडिया के अंदर बेरोजगारी ऐसा है कि किसी जमाने में 50% पे थी, फिर उससे 60 पे आई, फिर 70 पे आई, फिर 80 पे आई। भाई पंचवर्षीय योजनाएं आई तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने आंकड़ा दिया कि हमको गरीबी हटाना है, तब 4 करोड़ गरीब थे। अगली पंचवर्षीय में उन्होंने बोला गरीबी हटाना है, लेकिन 8 करोड़ गरीब हो गए, फिर उसके बाद 16 करोड़ हो गए। मतलब जिस तरह से डुप्लीकेशन की हम ड्यूसॉफ्ट के प्लान में बात करते हैं, उस कदर जो है लोग गरीब बढ़ रहे हैं। आज भी इंडिया के अंदर लगभग लगभग 22 से 25% लोग ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना नहीं खा पाते। ये मेरे नहीं, सरकार के आंकड़े। मतलब क्यों सो रहे हैं वो लोग भूखे, क्यों एक वक्त का खाना नहीं खाते? क्योंकि पैसा नहीं है ना उनके पास, बेरोजगार है वो, ठीक है। और पैसा क्यों नहीं? क्योंकि बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है। तो आज ये इंडिया के अंदर आंकड़ा 80 लाख ग्रेजुएट्स होते हैं हर साल, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। लेकिन उसके अंदर देखा जाए तो 5 लाख से ऊपर लोगों को काम नहीं मिल पाता, उतने ही लोग पैसा कमा पाते हैं, बाकी बेरोजगार घूमते हैं। तो ये आज इंडिया का आंकड़ा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी इंडस्ट्री हमारी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अभी आ नहीं रहा है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। कुछ लोगों के अंदर मेंटल बैरियर होता है कि सर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये मेंटल बैरियर आपको निकालना पड़ेगा। इसमें एक बड़ा प्यारा नाम है हमारे सामने, रॉजर बेनिस्टर, ठीक है। 19वीं सेंचुरी 1903 या 4 के समथिंग एक वर्ल्ड के बहुत बड़े एथलीट थे, उन्होंने एक बात बोली कि 1 मील की जो रेस है वो 4 मिनट से कम समय में तय नहीं की जा सकती। सिर्फ चीता ही इस धरती पे एक ऐसा जीव है जो 1 मील की रेस को 4 मिनट से कम समय में तय कर पाता है, उसने कहा। लेकिन एक बंदा था जिसने इससे ऊपर की सोच रखी, रॉजर बेनिस्टर, और उसने कहीं ना कहीं 1954 के समथिंग इस बैरियर को ब्रेक कर दिया और उसने 1 मील की रेस को 4 मिनट से कम समय में तय किया। तो अचंभा क्या है इस चीज में, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि जब उसने बैरियर को तोड़ा, उसके बाद से लेकर अभी तक यानी कि 2020 तक हजारों की संख्या में लोग हैं जो इस बैरियर को तोड़ चुके हैं और 1 मील की रेस को 4 मिनट से कम समय में तय कर चुके हैं। और इसमें बहुत सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्त आप मुझे बताओ कि पहले 1900 साल लग गए, लेकिन 1900 सालों में किसी भी व्यक्ति ने 1 मील की रेस को 4 मिनट से कम समय में तय नहीं किया। लेकिन रॉजर बेनिस्टर के वही उस चीज को तय करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतने हजारों लोग जो है उस बैरियर को तोड़ चुके हैं? भाई क्या धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बदल गई? क्या वो 1 मील जो था वो स्टैंडर्ड अगर इतना था तो अब क्या इतना हो गया है? या फिर जो 4 मिनट का टाइम होता था पहले वो 60 सेकंड के हिसाब से होता था, अब क्या वो 80 सेकंड के हिसाब से हो गया? नो, ये सब कुछ पहले जैसा था, सिर्फ एक चीज बदली थी कि आदमी की थिंकिंग में एक चीज आ गई कि नहीं यार किया जा सकता है, क्योंकि किसी और ने किया है। आज आप सचिन को उठाकर देखिए, सचिन जी ने जब डबल सेंचुरी मारी वनडे के अंदर, तो उसके पहले 2000 वनडे खेले जा चुके थे, लेकिन किसी ने भी वो सेंचुरी नहीं मारी थी, डबल सेंचुरी नहीं मारी थी। तो लगता ही नहीं था लोगों को वनडे मैच के अंदर मारी जा सकती है। लेकिन जब सचिन ने उसको अचीव किया तो उसके बाद से कई सारे लोग हैं जो अचीव कर चुके हैं। और रणजीत के अंदर या लोकल मैचेस के अंदर दिखा है तो उसमें तो ढेर सारे लोगों का रिकॉर्ड है कि जो 200 जो है एक ही मैच के अंदर, वनडे मैच के अंदर अचीव कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेंटल बैरियर टूट गया, उन्हें पता चला कि किया जा सकता है, इट इज अचीवेबल। तो आज कहीं ना कहीं जब इंडस्ट्री की बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग की, बिजनेस की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि सर अचीव किया जा सकेगा, लेकिन किया जा सकता है। आज जब ये सेशन अभी आप अटेंड करोगे, अगर आप इस सेशन को पूरा अटेंड करते हो, तो इट इज माय गारंटी कि मैं आपको ये बात समझा कर और दिखाकर छोड़ूंगा, दिखाकर लाइव सेशन में कि भाई वाकई लोगों ने अचीव किया हुआ। कितना तक अचीव किया है शायद आपको ये बिलीव ना हो पाए। पहले तो ये बिलीव नहीं होता कि इतना आता होगा, लेकिन जब आप इतना पैसा आएगा भी, लेकिन जब आप देखोगे कितना पैसा, तो आपको ये बिलीव नहीं हो पाएगा कितना आता है। तो आज कहीं ना कहीं लोगों ने हिट किया हुआ है। लोगों के पास वास्ट विजन नहीं होता, दूर की सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि बस आज रात में मैं घर में सो रहा हूँ, कल 5 स्टार होटल में उठ जाऊं, ठीक है। ज्यादातर लोग टॉप में पहुंचना तो चाहते हैं, मतलब लोग माउंटेन तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन वो जो सिंगल स्टेप चढ़ चढ़ के वहां तक पहुंचा था, वो स्टेप रखना नहीं चाहते। आज हमारी जनरेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टॉप करना चाहता है, टॉप पे पहुंचना चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। ये हमारे और आपके बीच की बात है, ठीक है। इसे हम अपने बीच में ही रखेंगे, लेकिन ये बात सच है। आज कहीं ना कहीं नॉट रेडी फॉर स्ट्रगल, विश दैट अदर डू देयर टास्क। आज की डेट में ज्यादातर लोगों की सोच यही होती है, मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े और मेरे हिस्से का जो काम हो कोई और कर ले, ठीक है। और इंडस्ट्री में तो हम ज्यादातर देखते हैं कि जो लोग शुरू शुरू में ज्वाइन करते हैं वो तो सोच के साथ ज्वाइन करते हैं मेरी लेफ्ट भी आ जाए राइट भी आ जाए, वो दोनों काम करेंगे, बैठ के पैसा कमाऊंगे, इस सोच के साथ भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर शुरू करते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो होता है ना सर, वो तो नीचे वाले काम करेंगे तो पैसा तो आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन ये सोच है कि कोई और करे और मैं आगे बढ़ जाऊं, ये सोच गलत है। मैं सोच पे बात करता हूँ। लोगों की जो सोच है
वो कहीं ना कहीं ब्लाइंड पर्सन की तरह होती है और एक हाथी की तरह। मतलब ये इमेज आपने शायद देखी हो, कभी आपने ट्रेनिंग अटेंड की हो सीनियर्स के थ्रू, कि भाई एक हाथी के पास 6 बंदों को खड़ा किया गया, उनसे पूछा जा रहा है। तो आज आलम ये हो जाता है कि भाई एक बंदे से पूछे तो बोलता है कि यार मैं तो हाथ में भाला लेके खड़ा हूँ, अगला व्यक्ति बोलता है मैं तो पाइप लेके यानी कि होस होस लेके खड़ा हुआ हूँ, कोई बोलता है फैन लेके यानी कि हाथ का पंखा लेके खड़ा हूँ, कोई बोलता है कि ये तो दीवार है, कोई बोलता है ये तो खंबा है, कोई बोलता है ये रस्सी है। ठीक है, अब इन भाई ये तो अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं दिया सही से, उन्होंने ऐसी बात की। ठीक है, तो इनको हम गलत नहीं बोल सकते। कुछ यही हाल मार्केट के अंदर इंडस्ट्री को लेकर है कि जिसे इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, जिसने इसके बारे में डिटेल्स नहीं ली, आज की डेट में तो आसान है, हालांकि गूगल पे भी जाके आप इजीली डिटेल्स ले सकते हो, लेकिन जिसने नहीं ली उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो जाता है? उसके लिए चैलेंज ये हो जाता है कि उसको पता होता नहीं है और उसने जो जानकारी ली, सुना है, वो उसी चीज को सही मान लेता है। ठीक है, तो वो जो उसने माना वो उसके हिसाब से सही है कि उसे उतना ही पता है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से देखा है, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यू एज वी ऑल नो कि भाई आज बिजनेस कितने बड़े लेवल का जा चुका है। और हाथी की बात लेते हैं इस चीज को, तो हाथी आप जानते हो, अगर आप मतलब उसमें इमेजिन कर लो कि उसके कान की जगह आप भाला लगा लो, उसकी सूंड की जगह पाइप लगा लो, ठीक है, उसके कान की जगह पंखा लगा लो, दीवार लगा लो, तो उसके बाद आप इमेजिन करो कि हाथी कैसा दिखाई देगा। क्या हाथी वैसा ही होता है? हाथी बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। रियलिटी क्या है वो आपकी आंखों के सामने है। तो सेम एज इट इज, लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से आप इमेजिनेशन बना देते हो इस इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री वैसी। इंडस्ट्री अलग है, ये बिजनेस अलग है, और जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा आपको पता चलने वाला है। ठीक है, पीपल थिंक दैट यू आर द सेल्समैन, दैट्स व्हाई दे शट द डोर। मतलब कई बार लोगों को बुरा लग जाता है, सर मैंने कॉल किया, सामने लेना अवॉइड कर दिया, सर हम गए थे उसने भगा दिया। वो उनकी मेंटेलिटी है, उसमें बिजनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, जब आप उसके पास ये अपॉर्चुनिटी लेकर जाते हो तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि आप एक सेल्समैन हो और कहीं ना कहीं आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो ताकि आपका फायदा, मतलब होता है ना, हमारे अंदर लगता है कि दुकानदार का काम तो सामान बेचने का, वो तो सिर्फ सामान बेचने के लिए खड़ा हुआ है। वैसे ही कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप सेल्समैन हो, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपना डोर शट कर देते हैं। उन्हें नहीं पता है हाईटेक प्रोफेशनल है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, लोग आपका रिजेक्ट प्रॉब्लम, आपका जो पीपल विल रिजेक्ट योर फॉर्मूला नॉट यू। लोग आपका फॉर्मूला रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप भी रिजेक्ट कर दीजिए। दे ऑलवेज शो द पर्सन हु बिकम फेलियर। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है कि जब भी इस इंडस्ट्री को लेकर किसी के पास जाओ तो वो कुछ ना कुछ फेलियर्स की स्टोरी आपको जरूर बताएंगे जो आसपास के लोग हुए। ठीक है, और उनके पास हमेशा होती है ऐसे लोगों की स्टोरी। दे डोंट नो दैट एवरी फेलियर पर्सन हैव अ फेलियर स्टोरी। वो ये बात नहीं समझ पाते, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर फेलियर बंदे के पास एक फेलियर स्टोरी होती है। उसको पता ही नहीं होता कि सक्सेस कैसे होना है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल हो चुका होता है। दे बिहेव विद यू लाइक यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट। मतलब कई बार तो ये तक हो जाता है कि वो इस तरह का बिहेव करने लग जाते हैं कि आप इस दुनिया से ही नहीं हो, आप शायद किसी और दुनिया से। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप जब भी किसी के पास जाओगे तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं इस दुनिया में, जो कहीं ना कहीं आपसे डिस्कस करेंगे, पहला कैटेगरी। दूसरा नंबर 2, जो आपसे ऑब्जेक्शन पैदा करेंगे। ठीक है, नंबर 3, जो एक्सक्यूजेस करेंगे। जो डिस्कशन करेंगे यानी कि सर मुझे थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बताइए, सर वाकई इसमें फ्यूचर है, करियर है, सर ये कब से चल रहा है, सर चलेगा नहीं चलेगा आगे, ये होते हैं सवाल। अच्छा मैं इसे शुरू करता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मुझे ट्रेनिंग मिलेगी? अच्छा क्या विदाउट ट्रेनिंग भी ये काम चल जाएगा, ट्रेनिंग के साथ काम चलेगा? अच्छा सर इसमें कितना तक पेमेंट कमाया जा सकता है? अच्छा सर कितनी आईडी डाली जा सकती है? अच्छा सर जो पेमेंट मिलता है 2,000 रुपए का 3 लोगों के ऊपर, वो एक बार मिलता है, बार बार मिलता है? ये होते हैं सवाल। जिनके पास ये सवाल है वहां पर जवाब देंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। कुछ के पास ऑब्जेक्शन होते हैं, सर ऐसा थोड़ी होता है, अच्छा सर आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा, अच्छा सर क्या सबूत है, अच्छा सर फलानी चीज है, वो प्रूफ मांगता है। और जब उसे प्रूफ देने जाओ, प्रूफ मांगने तक दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रूफ देने जाओ तो वो बोलता है अच्छा सर इसकी क्या गारंटी की जो सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हो वो भी सही है। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन पैदा हो जाते हैं। मतलब वो सवाल के ऊपर ही सवाल पैदा कर देता है। कुछ लोगों ने आपसे मांगा होगा, मुझसे लोगों ने बोला भाई 45 लाख लोग, तो लाओ 45 लोगों का नाम लेकर दो। ठीक है, अच्छा 20 साल से है तो सर कंपनी 20 साल से, तो उसका सबूत क्या है? मैंने जब सर्टिफिकेट दिखाया कि भाई ये 20 साल पुराना रजिस्ट्रेशन है, अच्छा इसका क्या सबूत है कि ये रजिस्ट्रेशन भी सही है? मतलब इसी तरीके के सवाल, कई बार हंसी आने लग जाती है लोगों के ऊपर। कई बार पेमेंट की बात करो तो पहले बोलते हैं इतना पेमेंट आता नहीं होगा, तो उन्हें बोलो चलो ठीक है ये लो पेमेंट देख लो, तो पेमेंट देखते हैं तो बोलता है अच्छा सर वो एक आध का आ गया होगा। फिर 2-4 लोगों के दिखा दो, सर 2-4 लोगों का आ जाता है, सबका थोड़ी आता है। अच्छा सर इतना पेमेंट आया तो क्या टैक्स वैक्स दिया है? तो लाओ टैक्स वगैरह दिखाओ, आपका टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाओ, फिर टीडीएस सर्टिफिकेट दिखा दिया। अच्छा सर आईटीआर फाइल किया होगा, आईटीआर दिखाओ, आईटीआर दिखा दिया। अच्छा सर बैलेंस शीट दिखाओ। फिर उसके मतलब हंसी इतनी आती है। और इतना सब देखने के बाद अच्छा सर ठीक है ना सर, अभी मैं थोड़ा चिंतन कर लूं, मनन कर लूं, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हो पाए। मतलब ऐसे भी लोग मिलते हैं एक्सक्यूजेस देने वाले। कुछ तो चाचा मामा काका नाना ताया फूफा से इतना बातें करने की बात करते हैं और इतना टालते हैं। मुझे तो कई बार हंसी आती है कि वो गैर वाजिब काम जो करते समय आप लोग मतलब जो करते हैं, मैं बातें नहीं करूंगा उस चीज पे ज्यादा, लेकिन वो जो गैर वाजिब हम काम करते हैं तो उसके लिए भी वो पापा मम्मी से जरूर पूछता होगा। तो उस टाइम पे याद नहीं आती है कि मैं फेसबुक चला लूं क्या, पापा मम्मी चला लूं क्या, लेकिन कहीं ना कहीं जब सिस्टम करने की बारी आती है तो एक्सक्यूजेस आने लग जाते हैं। बट डोंट वरी, बिकॉज एवरी पॉपुलर मैन हैज अ फेलियर
स्टोरी बिहाइंड हिज सक्सेस। एक बहुत अच्छी समझने वाली बात है, जिस तरह से एक नाकामयाब व्यक्ति के पीछे एक नाकामयाब स्टोरी है, एक फेलियर पर्सन के पीछे फेलियर स्टोरी है, सेम एज इट इज एक पॉपुलर व्यक्ति, चाहे वो प्रमोद सिंह हो, राहुल कुमार हो, संजय धीमान हो, अमिताभ बच्चन हो, ठीक है, आज विराट कोहली साहब हो, धोनी साहब हो, ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे फोगाट सिस्टर्स हो, चाहे आपने एक मूवी देख रखी होगी सांड की आग, जिसके अंदर चंदा तोमर के बारे में बताया गया, ठीक है, जो बहुत अल्टीमेट शूटर रहे हैं, ओलंपिक्स तक तोमर फैमिली से लोग गए हैं। तो आज ये जितने भी लोग हैं, इनके पीछे भी एक फेलियर स्टोरी है, पर इनमें और दूसरे फेलियर में फर्क इतना था कि वो फेलियर स्टोरी से रुक गए और ये रुके नहीं, और कहीं ना कहीं फिर कामयाब भी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज समझने वाली है कि अगर हमें आगे बढ़ना तो थोड़ा फेलियर तो करना पड़ेगा। मतलब कहने का वही है दोस्त कि अगर तैरना सीखना पड़ है तो भैया आपको कहीं ना कहीं पानी में गोते लगाने पड़ेंगे, और गोते लगाओगे तो एक आध बार तो डूबना ही पड़ता है, तब तो तैरना आता है। लोगों के पास जो बिजनेस एटीट्यूड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। लोगों ने तो इस बात पे भी शक किया था जब गैलीलियो ने पहली बार कहा कि ये धरती गोल है, और शायद उनके मरने के बाद दुनिया को ये पता चला कि धरती वाकई में गोल है। लेकिन ये चीजें होती है, जो सच है वो तो सच है, लोगों को पता चलना ही है। तो अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये चार चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली आपकी मंजिल क्या है, दूसरा आपके पास रोड क्या है, तीसरा आपके पास व्हीकल क्या है, चौथा आपके ड्राइवर क्या है। क्योंकि आपके पास जब तक मंजिल तय नहीं होगी, आपको पहुंचना कहाँ आपको नहीं पता होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। 90% या 97% बोल सकता हूँ लोगों के पास कोई टारगेट नहीं होता, कोई गोल सेट नहीं होता। गोल सेट है लेकिन उसके पास बाकी रोड नहीं होती है। भाई लेना है ऑडी, तो भाई ऑडी स्टार्ट होती है 30 लाख रुपए से। अब 30-40 लाख रुपए से जो व्हीकल स्टार्ट होती है, बोलता है 10,000 रुपए की नौकरी करूंगा सर, ले लूंगा एक दिन। कैसे पॉसिबल है भाई? पूरी जिंदगी का कैलकुलेशन मार के देख कि सेविंग तो क्या अपनी कर भी पाएगा, और जब तक सेविंग करेगा तब तक क्या उसकी कीमत उतनी बचने वाली है, पता नहीं होता उसे। अगर एक मंजिल तय करना है कि जैसे दुबई जाना है, तो अब दुबई तक पहुंचने के लिए वाया रोड नहीं जा सकता भाई, वाया फ्लाइट जाना पड़ेगा, या फिर वाया आपको पानी के जहाज से जाना पड़ेगा, आपको वाया सी जाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि रोड क्या है भाई, उस मंजिल तक कौन सा रास्ता है जो लेकर जाता है। तीसरी चीज है कि वहां व्हीकल कौन सा है जो फास्ट चलने वाला है, क्योंकि आज की डेट में फास्ट भी तो चाहिए ना, हमें फास्ट भी तो जाना है। ठीक है, अब आप बोलो बैलगाड़ी जाऊंगा तो फिर तो पता ही आपको कब पहुंचेंगे आप। और चौथी चीज ड्राइवर, कि ड्राइवर बेटर है या नहीं, क्योंकि जिसके पास ड्राइविंग अच्छी नहीं है, अगर ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो हम सिस्टम में बोलते हैं कि आज की डेट में हमारी मंजिल क्या है, तो हमारी जो मंजिल है वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। आज हम इंडस्ट्री के अंदर, इस सिस्टम के अंदर लोगों को एक चीज के लिए गाइड करते हैं कि आप अगर इस इंडस्ट्री में जुड़े और आगे बढ़ रहे हैं तो एक ही अपना टारगेट बनाकर रखिए, हमें फाइनेंशियली फ्री होना है और हमें अपने सपने पूरे करने हैं। और सपने जरूर लिखिए, सपनों की बातें सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है। मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने देखा है कि शुरुआत ही सपनों से होती है, जिसकी बातें ज्यादातर जगहों पे तो नहीं होती। आजकल तो कुछ जगह होने लगी है लेकिन ज्यादातर जगह तो नहीं होती। अब सपने पूरे करने के लिए बात करें तो क्या जॉब से पॉसिबल है? हम सब जानते हैं कितनी पॉसिबल है। एग्रीकल्चर से पॉसिबल है, हम सब जानते हैं कितनी पॉसिबल है। प्रोफेशनल फील्ड से पॉसिबल है तो हम सब जानते हैं प्रोफेशनल फील्ड का भी क्या हाल चल रहा है। हार्ड वर्क से पॉसिबल है तो भाई आज की डेट में मजदूर कितना हार्ड वर्क करता है ये भी हमसे छुपा हुआ नहीं है, एज वी ऑल नो कि कितना पॉसिबल है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो फैमिली बिजनेस है, मैं उनको गलत नहीं बोलता, लेकिन फैमिली बिजनेस से कितना पॉसिबल है फ्रीडम हासिल करना, ये भी आपको अच्छे से पता है। लेकिन क्या स्मार्ट वर्क से पॉसिबल है, यानी कि एमएलएम बिजनेस से, डायरेक्ट सेलिंग से? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसी का मैं आज जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, तो फाइनली एमएलएम इज द बेस्ट वे टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम बिकॉज एवरी फिफ्थ मिलेनियर कमिंग फ्रॉम दिस फील्ड। ये बिजनेस बेस्ट क्यों है? क्योंकि आज पूरी दुनिया का हर पांचवा करोड़पति इस इंडस्ट्री से निकल रहा है, और लोग जानते नहीं है कि इसका पोटेंशियल कितना है, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ लोगों की सोच है, या गूगल करके देखिएगा, आपको ये मिल जाएगा कि भाई इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोग किस तरह की बातें करते हैं। तो ये बिल गेट्स साहब हैं जो बोलते हैं कि अगर उन्हें अपनी करियर की शुरुआत करने का दोबारा मौका मिले तो वो इस इंडस्ट्री शुरू करना चाहेंगे। दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का को-फाउंडर है। लोग इसकी कंपनी में नौकरी करने का सपना देखते हैं, और आज इस व्यक्ति का कहना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करेगा अगर इसको ये अपनी जिंदगी शुरू करनी है तो। दूसरा व्यक्ति, अगर हम बात करें ब्रायन ट्रेसी, जिनका कहना है द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड। ठीक है, मतलब इस इंडस्ट्री का फ्यूचर अनलिमिटेड है, कोई इसे रोक नहीं सकता। ठीक है, इसके अंदर कोई एंड नहीं है, और अगर लोग ग्रो करना चाहते हैं तो लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। और ये आने वाले समय का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल होने वाला है। मतलब ये भी एक चीज है कि कई लोग सवाल करते हैं, सर हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमने देखा जा रहा तो लोग इस व्यापार को सही नजरिए से नहीं देखते। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हर इंडस्ट्री को शुरुआती टाइम पे एक कमेंट से गुजरना पड़ा या एक अपोज से गुजरना पड़ा, इस इंडस्ट्री में गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ये 100% श्योर है कि इस व्यापार को बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यापार के तौर में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और इंडिया के अंदर भी देखा जा रहा है, और आपके आसपास नहीं देखा जा रहा है तो कुछ समय में देखा जाएगा। रामविलास पासवान का कहना है कि 2025 तक ये 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा जो भारत सरकार को 9,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू देने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट, इन्होंने 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज खुद खोल के रखी हुई है। मतलब ये खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कलाम साहब का बोलना था कि डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का सबसे बड़ा बढ़ता हुआ व्यापार है,
तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार है जिसके अंदर हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए। अन्यथा आप अपनी युवा एज का, यूथ एज का सबसे बेहतर हासिल नहीं कर सकते। ये इनका कहना है। इसके अलावा अगर हम जाएँ, तो वॉरेन बफेट ने और भी स्टेटमेंट दिए हैं, मोदी साहब के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वॉरेन बफेट के स्टेटमेंट्स हैं। साथ में अगर मैं देखूँ, तो जो आज एक बहुत बड़ा नाम है लेस ब्राउन, उनका भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दुनिया के सबसे उभरते हुए राष्ट्र या सबसे पावरफुल कंट्री, ठीक है, इकोनॉमिकली बोल लें या किसी भी तरीके से बोल दें अमेरिका, तो वहाँ के जो आज राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी अगर हम बात करें तो ये तो खुद एक नेटवर्कर रहे हैं। इन्होंने तो नेटवर्क इंडस्ट्री पर बहुत सारी किताबें भी रखी हैं, लिख रखी हैं, ठीक है। इसके पहले बिल क्लिंटन का भी स्टेटमेंट पढ़ा था। आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे तो बिल क्लिंटन, व्हाट सेज बिल क्लिंटन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो सर्च करेंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो वो भी बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब इतने लोग हैं जो सपोर्टिव में है। मतलब आप में से कई सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि इतने बड़े-बड़े लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव सोचते हैं। और आज आंकड़े क्या बोलते हैं? आंकड़े ये बोलते हैं नेशनल फुटबॉल लीग 1200 करोड़ तक की गई थी। ये 2015 के आंकड़े हैं, अभी 2020 के नहीं है, 5 साल पुराने आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ। नेशनल फुटबॉल लीग, एनएफएल, अगर इसकी